गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की सेशन में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026 जो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में होने वाला है, तो आप लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, भर दीजिएगा। आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके थे। तो आज की सेशन में हम लोग पहला मॉडल पेपर करेंगे आपके पेट एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग हिंदी, यूपी जीके, जीके जीएस के क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास को पूरा आप लोग वॉच करिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। खुद से कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करने का, और 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है यथा धन उचित का सही संध रूप क्या होगा। ये आपको बताना है। यथा धन उचित का सही संध रूप क्या होगा। यथोचित क्या होगा। यथोचित ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यथोचित में प्रयुक्त संधि कौन सी है, अगर संधि का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि होगी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पर इसको मान लिया जाएगा साथियों बड़ा आ। आप आसानी से करिए। इसको मान लिया जाएगा बड़ा और धन छोटा ऊ मिलकर क्या बना। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना। ये आपका बना ओ बना। क्या बना। ओ बना। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है। ओ आपका आता है गुण संधि में। किस में आता है। गुण संधि में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि प्रछन्न का सही विलोम शब्द कौन सा है। इन ऑप्शंस में से देखना है कि प्रछन्न का विलोम कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग विलोम शब्द क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग विलोम शब्द प्रकट के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। पर आपसे पूछा जाए गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो गुप्त का विलोम शब्द आपका होगा प्रकट। क्या होगा। प्रकट। यहाँ पर कर देना प्रकट। और रहस्यमय की बात किया जाए तो रहस्यमय का हो जाएगा आपका स्पष्ट। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर देना। तो यहाँ पर कमल, मृग, पर्वत, बादल दिया गया है। सारंग का पर्यायवाची आप लोग मृग के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग कह रहा जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वाचाल, मितभाषी, वक्ता या भाषाविद। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कम बोलता है, तो भाई जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। वर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। वधु, वधुका, वरिका या पत्नी। तो यहाँ पर वर एक पुल्लिंग शब्द है, तो जब आप इसका स्त्रीलिंग शब्द करोगे, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द वधु बनेगा, वर का वधु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन और दीन किस प्रकार के शब्द हैं। पर्यायवाची, विलोम, समसूत्र, भिन्नार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। दिन और दिन ये किस प्रकार के शब्द हैं। समसूत्र भिन्नार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। और 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक भोजन करना, अत्यधिक भयभीत होना, बीमार होना या क्रोधित होना। तो कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, यानी कि अत्यधिक भयभीत होना। जैसे मान लीजिए किसी आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपने शेर को देख लिया, सांप को देख लिया, तो शेर को देखकर आप अत्यधिक भयभीत हो गए, यानी कि कलेजा आपका मुंह में आ गया, यानी अति भयभीत हो जाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। जैसा कर्म वैसा फल, मेहनत का फल मीठा होता है, समय सबसे बलवान है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब ये होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा कर्म वैसा फल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।
सो गाइस इसी क्रम में 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कामायनी के रचयिता कौन है। ऑप्शन में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कामायनी के रचयिता की बात किया जाए तो ये जयशंकर प्रसाद है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। सो गाइस 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन में भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या अमृतलाल नागर। तो गोदान की बात चल रही है तो ये आपको बताना है, गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है स्वांतः सुखाय का सही अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे। स्वार्थ सुखाय यानी इसका मतलब दूसरों के सुख के लिए या अपने सुख के लिए, समाज के हित के लिए या राष्ट्र के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास में कुछ आपको मिल रहा है कंटेंट, तो आप लोग प्लीज इस क्लास को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर स्वांतः सुखाय का सही अर्थ क्या होगा, अपने सुख के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नख सिख वर्ण किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या छायावाद। तो यहाँ पर नख सिख वर्णन की बात चल रही है तो ये किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है, रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर पूछा जा रहा है रश्मि रथी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे। तो रश्मि रथी के रचनाकार कौन है भाई, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर, अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या है। ऑप्शन में आपका दिया गया है आधा भरा घड़ा छलकना है, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, जल का महत्व समझना चाहिए, घड़ा सावधानी से भरना चाहिए। तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए, करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करें। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आय का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा आप सभी लोग देखिए, लाभ, व्यय, धन या खर्चीला। तो आय का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा भाई, ये आपका हो जाएगा व्यय। क्या हो जाएगा, व्यय। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। लाभ का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो लाभ का विलोम शब्द आप लोग क्या करोगे, हानि के साथ। तो धन का विलोम शब्द क्या होगा, तो धन का आपका ऋण होगा। खर्चीला का विलोम शब्द क्या होगा, खर्चीला का बात किया जाए तो खर्चीला का होता है मित व्यय। क्या होता है, मित व्यय। ये आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट, नीर और नीड किस प्रकार के शब्द हैं, पर्यायवाची, समसुत, भिन्नार्थक शब्द, विलोम या अनेकार्थी शब्द। तो नीर और नीड की बात चल रही है तो ये आपके समसुत भिन्नार्थक शब्द हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 19 क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो सब जगह विद्यमान है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वहितैषी या सर्वमान्य। तो यहाँ पर जो सब जगह विद्यमान हो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। तो यहाँ पर रामचरितमानस की बात चल रही है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए कि जो रामचरितमानस जो थी आपकी बुक, ये कहाँ पर लिखी गई थी, ये तुलसीदास जी के द्वारा कहाँ पर लिखी गई थी, तब आपको ध्यान रखना है ये तुलसीदास जी के द्वारा कहाँ पर लिखी गई थी, अयोध्या में लिखी गई थी। कहाँ पर, अयोध्या में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कबीरदास की बात करूं तो यहाँ पर कबीरदास जो हैं ये किस काल के कवि हैं, तो कबीरदास जो हैं ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं, याद कर लेना। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का क्या नाम था अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इनके गुरु का नाम रामानंद, याद कर लेना। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, जगह कम है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। और यहाँ पर कबीरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कबीरदास की बोली कौन सी है, तो आप लोग यहाँ पर सदुक्कड़ याद कर लेना। सूरदास किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के ही कवि हैं। और सूरदास के गुरु का नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम था वल्लभाचार्य। क्या था,
गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और सूरदास जी की बोली कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सूरदास जी की जो बोली है ये ब्रज भाषा, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा बोली, ठीक है, ये याद कर लेना। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है ये आप लोग याद कर लेना रिवर्स करके वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यूपी जीके के अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन यूपी जीके का दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात किया जाए, ऑप्शन में प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र व झांसी दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, क्लास को कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात चल रही है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात चल रही है, ऑप्शन में आप लोग देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर करिए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत जल्दी आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। यह आपका है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। काकोरी कांड की बात किया जाए 1923, 1925, 1927, 1930। तो उत्तर प्रदेश में जो काकोरी कांड है ये सन 1925 में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन अपना दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। सारस, मोर, बाज व हंस दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी जो है ये आपका है सारस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए यहाँ पर, देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, बहराइच दिया गया है। तो देवा मेला की बात चल रही है तो ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में आयोजित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की बात चल रही है, यमुना, घाघरा, गंगा व गोमती। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म व पारसी धर्म। तो यहाँ पर कुशीनगर की बात चल रही है तो ये बौद्ध धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत व श्रावस्ती दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी है ये नेपाल की सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। यानी 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। पीपल, नीम, अशोक व साल दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष जो है ये है आपका अशोक। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, निश्चिंत रहिए। और सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। इसी क्रम में 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के निकट स्थित है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली दिया गया है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी लोग ध्यान से राइट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करना। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में दिया गया पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण। यहाँ पर शारदा सहायक परियोजना की बात चल रही है तो करेक्ट आंसर सिंचाई सुविधा का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये आपका सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सीतापुर जिले में स्थित है। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। ऑप्शन में कमल, गुलाब, ब्रह्म कमल व पलाश दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रारंभ मानी जाती है? अगर नगर की बात किया जाए, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस की जो रचना है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रारंभ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग की बात किया जाए, मिर्जापुर, भदोही, जालौन व गाजीपुर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है ये कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल व किशनपुर है। तो आप सभी लोग याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। कैमूर नहीं है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी का किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में आपका राजा वीर सिंह देव, राजा मान सिंह, राजा छत्रसाल या राजा सुहेल देव। तो यहाँ पर झांसी का किला जो है ये आपका राजा वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, कोई राज्य खेल घोषित नहीं है व कुश्ती। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है ये आपका कोई राज्य खेल घोषित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत व श्रावस्ती दिया गया है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ से आपके सामान्य जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश थिम्पू को अपनी राजधानी के रूप में रखता है? ऑप्शन में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश दिया गया है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश थिम्पू को अपनी राजधानी के रूप में रखता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग भूटान, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है सूरी नाम की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? सूरी नाम के आधिकारिक राजधानी की बात चल रही है, कौन सी है? ऑप्शन में पारामारिबो कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कार्ड को जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन में कह रहा भारत का नवीनतम यानी सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा और नागर हवेली, दमन दीव आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सामान्यतः कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष दिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 11 जुलाई। तो विश्व ओजोन दिवस की बात चल रही है तो ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपना न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। तो ये आपका यहाँ पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगर आपसे पूछा जाए केरल, कर्नाटक, उड़ीसा व तमिलनाडु। तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम की बात चल रही है तो ये आपका यहाँ पर केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा रहा है या मोटो पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करोगे? तो यहाँ पर याद कर लेना, सिटियंस, ऑल्टियंस, फोल्टियंस व कम्युनिटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित वाखान कॉरिडोर किस देश का भाग है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान व तजाकिस्तान। तो यहाँ पर वाखान कॉरिडोर देश की बात चल रही है तो ये आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है,
लिलोंग्वे किस देश की राजधानी है अगर आपसे पूछा जाए? मालवी, माली, मेडागास्कर व मॉरिशस। ये यहाँ पर मलावी की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व राजस्थान। यहाँ पर बताना है भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो भारत के राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 जून, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 5 जून? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन डे जो है ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, कह रहा आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करोगे? जकार्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हम्पी के ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन में तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा दिया गया है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है? तो यहाँ पर आपको गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा दिख रहा होगा। तो यक्षगान की बात चल रही है, तो ये कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी व टेनिस दिया गया है। तो इस कप का जो संबंध है बैडमिंटन से था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, कह रहे भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारतीय राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखिए, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर म्यांमार के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष व 35 वर्ष दिया गया ऑप्शन में। न्यूनतम आयु आपको यहाँ पर होना चाहिए लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।